इस देश में जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे, लेकिन अब इसी किसानों पर सरकार के द्वारा इन पर रबर बुलेट से निशाना लगाया जा रहा है। हालात तब बेकाबू हो गए जब किसानों का जत्था बॉर्डर पर लगाए बैरिकेड की तरफ बढ़ता दिखा। इसके बाद पुलिस ने बिना देर किए उन पर आंसू गैस के गोलों की बारिश शुरू कर दी। इसी किसानों ने देश को बचाया था जब भारी भूखमरी आई थी, लेकिन अब इन किसानों ने अपनी हक मांगी तो इन पर ड्रोन से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। आंसू गैस को टीयर गैस भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का बम होता है, पर यह बम जानलेवा नहीं होता है। आंसू गैस से सिर्फ धुआं निकलता है, गैस निकलता है। इस धुआं के चपेट में जो भी व्यक्ति आता है उसका हालत खराब कर देता है। इसका सीधा प्रभाव आंखों पर पड़ता है। इस गैस के प्रभाव से आंखों में जलन होने लगता है, जिसके कारण लोग तितिर बितिर भागने लगता है। तो क्यों किसान इतना दर्द झेल रहा है, क्यों इतना संघर्ष कर रहा है? आइए आज की इस वीडियो में गहराई से समझते हैं कि किसान क्यों इतना दहशत में है। Police in India fired tear gas shells at crowds of protesting farmers as they began their march to New Delhi to protest. दोस्तों, एक समय था जब भारत देश पर अंग्रेज अपना रूल लगाता था, अपना शासन करता था। हमसे हमारा सोने जैसा अनाज छीन कर ले जाता था। तब हम सब का दादा परदादा बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़कर अपना भारत देश को आजादी दिलाई। आजादी मिलने पर हम सब का जश्न मनाने का दिन आया। लेकिन आजादी के कुछ ही सालों के बाद 1947 में पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध करने लगा। इस युद्ध को प्रथम कश्मीरी युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में पाकिस्तान का मेन मोटिव था कश्मीर पर पूरी तरह से कब्जा करना। पाकिस्तानी आर्मियों के साथ साथ हजारों की संख्या में लड़ाकू आतंकवादी कश्मीर में प्रवेश कर जाते हैं। कश्मीर के कुछ हिस्सों पर हमला करके कब्जा भी कर लेता है। इस युद्ध में भारत कश्मीर के कुल क्षेत्र के 2/3 हिस्सा पर नियंत्रण होता है और पाकिस्तान को 1/3 हिस्सा पर नियंत्रण होता है, जो हम इस नक्शे में देख सकते हैं। ये वाला हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। इस युद्ध से निपटने के बाद थोड़ा विकास करता कि फिर आया युद्ध चीन के साथ। चीनी नाव से आए थे, जो कि भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है। चीन और भारत के साथ 1962 में एक भयंकर युद्ध हुआ। दोनों देशों के बीच वो पहली जंग थी, जिसके बाद से ही रिश्ते तनावपूर्ण बने रहे। हैरानी की बात यह है कि इस जंग से महज 2 साल पहले ही चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई भारत यात्रा पर आए थे, दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने के सिलसिले में। लेकिन चीन ने अचानक से 20 अक्टूबर 1962 को ही चीन ने भारत पर बुरी तरह से हमला कर दिया। इस जंग के बीच में ही दिवाली का त्योहार पड़ा था। उस साल पूरे देशवासियों ने दिवाली जैसे एक बड़ा त्योहार नहीं मनाए और इस तरह से जंग में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दिया गया। इस युद्ध में भारत को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि भारत के एक हिस्सा पर चीन ने दखल कर लिया। ऐसे स्थिति में पाकिस्तान के हौसले और बढ़ गए और पाकिस्तान ने एक बार फिर 1965 में भारत पर फिर से चढ़ाई भी कर दी। लेकिन भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिए और इस युद्ध में दोनों पक्षों का हजारों सैनिक मारे गए। यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े युद्ध जिसके गवाह थे बड़े टैंक। इस युद्ध में सोवियत संघ, जो अभी रसिया है, और अमेरिका को इस युद्ध को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी तरह से हमारा युद्ध में समय निकल रहा था। जितना भी कमा करके अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते थे, वो सारा के सारा पैसा और अनाज युद्ध में खर्च हो रहा था। इससे हमारे देश गरीबी रेखा की ओर बढ़ने लगा। एक वैसा देश जो 200 सालों के दास्ता के बाद आजाद हुआ, तो इस देश को अपने ऊपर पैसा खर्च करने की जरूरत थी, लेकिन युद्ध करने के लिए मजबूर किया गया। इन सभी युद्ध के वजह से देश की हालत बुरी तरह से बिगड़ गई और भारत देश को ये नौबत आ गई कि जनता को खाने के लिए 2 वक्त का अनाज नहीं था। पूरे देश में अनाज की कमी हो गई थी, काफी दिक्कत रहती थी। दोस्तों, हम अकाल को समझने के लिए थोड़ा पीछे
पीछे जाते हैं 1943 ईस्वी में कि अकाल कितना खतरनाक हो सकता है। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। तब भारत देश में भारी अकाल पड़ा। वो अकाल था भूखमरी। भूखमरी का मतलब होता है भूख से तड़प कर मर जाना। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग में लिखा है कि आप खुद इसके बारे में सोचो। ये आपका शरीर हमेशा चालू रहता है और उस शरीर में कंट्रोलर दिमाग भी हमेशा चालू रहता है। यह दिमाग आपके थिंकिंग और गतिविधियों पर और आपकी सांस लेने और छोड़ने तक और दिल के धड़कन तक का भी ख्याल रखता है। यानी ये ब्रेन हमारे हर चीज पर 24 घंटा कंट्रोल रखता है, यहाँ तक कि जब आप सोए रहते हो तब भी। इसका मतलब आपके ब्रेन को भी केमिकली खाना चाहिए होता है और इस केमिकली खाना को पूरा करने के लिए आपको अच्छा खाना खाना पड़ता है। अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग आपको फोर्स करने लगेगा खाना खाने के लिए, भीख तक मांगने पर। ये केमिकली दिमाग आपको मजबूर करेगा कि किसी तरह से खाना खाओ। अगर आप तब भी नहीं खाते हैं तो आपका यह ब्रेन धीरे धीरे डेथ मोड में जाने लगता है, यानी आप धीरे धीरे मर जाते हैं। यही हुआ उन दिनों, भूखमरी के दिनों में। प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम महज 10 साल के थे। वो कहते हैं कि जब भी मैं उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो मैं खो जाता हूँ। वह अकाल विश्व के सबसे बड़ी आपदाओं में से एक था, क्योंकि लोग भूखे मर रहे थे। गांव में खाने पीने की चीजें उपलब्ध नहीं थी, तो लोगों ने सोचा कि चलो शहर चलते हैं। लेकिन वहाँ भी लोगों को न खाना था, न रहने के लिए जगह था। प्रोफेसर बताते हैं कि मैंने देखा कोलकाता के ढाका सड़कों पर कंकालों से भर गई थी। इंसान कई दिनों से भूखे रहकर कंकाल बन गए थे। उस समय पर खाना नहीं था। प्रोफेसर इस्लाम को एक अकाल पीड़ित ने बताया कि मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा और जिंदा रहने के लिए दिहाड़ी मजदूर करता हूँ। भूखमरी इतनी ज्यादा थी कि अपने पिता को गाँव में ही छोड़ दिए और भाई बहनों को लेकर कोलकाता शहरों में चले गए। वो कहते हैं कि हम हर उस जगह जाते थे जहाँ खाना बटाता था। मैं इस दौरान बहुत कुछ देखा। लोगों को घास, सांप तक खाते हुए देखा। वो बताते हैं कि मेरी 2 बहनों ने भी इस अकाल में दम तोड़ दिया। ब्रितानी इतिहासकारों के अनुसार इस अकाल में 15 लाख लोग मारे गए, जबकि भारतीय इतिहासकारों ने बताया कि करीब 60 लाख लोग भूख की वजह से मारे गए। इसी भारत देश में यह भूखमरी आया। खाने के लिए अन्न नहीं था। प्रोफेसर कहते हैं कि जब हमने एक परिवार को मदद करने की कोशिश किया, वो परिवार रोज शाम को हमारे दरवाजे पर आ जाया करते थे और मेरी माँ उनके लिए थोड़ा भात और दाल बचा लिया करती थी। उस परिवार में 4 लोग थे, पति पत्नी और 2 बच्चे। हमने उस परिवार को जिंदा रखा और फिर एक दिन वह परिवार हमसे विदा लेने आए। उस दिन मेरी माँ दुनिया की सबसे खुश महिला थी। कम से कम वो एक परिवार को जिंदा रखने में कामयाब रही। प्रोफेसर के अनुसार यह एक ऐसा डरावना मानवीय त्रासदी था जिसे कम ही याद किया जाता है। वर्ष 1943 के अकाल के दौरान मैंने जो भी कुछ देखा वो मेरे जहन में साफ साफ दर्ज है कि मैं उसे कभी भी भुला नहीं सकता। वो कहते हैं कि इंसान बिना किसी अपराध के ऐसे तकलीफ का सामना क्यों करना पड़ता है और इंसान इतना क्रूर कैसे हो जाता है। कहते हैं कि इंसान को भगवान की सबसे शानदार रचना कहा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से अकाल और युद्ध के दौरान यह भगवान की सबसे बुरी रचना दिखती है। उस समय पर अंग्रेजों का शासन था। वो अंग्रेज चाहते तो दूसरे देश से अनाज लाकर अकाल को खत्म कर सकते थे। भारत में फिर इसी तरह से फिर से अनाजों की कमी पड़ी, तो उस समय देश का प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उस समय इस आपदा को खत्म करने के लिए अमेरिका से सहायता मांगी, तो अमेरिका ने अनाज देने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय अमेरिका पाकिस्तान को समर्थन करता था। लेकिन हमारे देश के हालात इतने खराब थे कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने अमेरिका गए, जाकर अपना दास्तां बताते हैं कि अगर हम अपने जनता को भोजन नहीं दे पाए तो बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी और भूखमरी से लोग मारे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने भारत को PL 480 कैटेगरी का गेहूं दिया,
जो गेहूं इतने निम्न कोटि के होते हैं कि इसे सुअरों को खाने के लिए दिया जाता है। उस समय अमेरिका ने भारत के साथ बहुत शर्मनाक काम किया। ऐसे हालातों में भारतीयों को बहुत शर्मिंदगियों का सामना करना पड़ा और इस सोच में नेहरू जी का डेथ हो जाता है। तब उस समय भारत का तत्काल प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बने। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से, जिन्हें कहते हैं कि कदम में छोटे थे लेकिन विचारों में बड़े ऊंचे थे। कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तब इसी समय की घड़ी में स्वामीनाथन जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को सजेशन दिया कि क्यों न हम लोग अपने देश में भारी मात्रा में अनाज उत्पादन करें। A living legend, Dr. M.S. Swaminathan. तब 1967 में सरकार ने बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्रों का विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। फिर भी जनसंख्या अनाज उत्पादन के तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तब अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए कड़े फैसले लिए। The king may rule over land and sea. और यह फैसला हरित क्रांति के रूप में उभर कर आई। हरित क्रांति के बारे में आप किताबों में जरूर पढ़ा होगा। जब भारतीय किसान मॉडर्न तरीकों से खेती करना शुरू किया, जैसे HY बीजों का उपयोग करके, ट्रैक्टरों का उपयोग करके, सिंचाई, कीटनाशक और उर्वरकों का उपयोग करके, वैसे HY को हाई यील्डिंग वेराइटीज कहा जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण रूप से उच्च उपज देने वाली किस्म के बीज। HY नॉर्मल बीजों के तुलना में ये 10 गुना अधिक पैदावार कर सकता है। भारत आज गेहूं उत्पादन के मामला में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर। ये सब मेहनती किसानों की वजह से हुआ, लेकिन आज इन्हीं किसानों के ऊपर रबर बुलेट से निशाना लगाया जाता है और ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। इन्हें दबाया जा रहा है सरकार के द्वारा, जबकि सरकार ने 3 कानून को वापस लिया था जब भारी प्रदर्शन हुआ था। तब 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद MSP पर भी चर्चा की और कहे कि इसका एक समिति गठन बनाएंगे। लेकिन अब किसान MSP को लेकर रैली निकाल रही है। किसानों का कहना है कि स्वामीनाथन जी का गारंटी दे। स्वामीनाथन जी ने कहे थे कि किसानों को गारंटी दो, उसकी दुगुना दाम पर सरकार खरीदेगी। ये नियम उन दिनों के किसानों के लिए कहा जाता था, लेकिन अब किसानों का कहना है कि फसल में लागत और प्लस 50%। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फसल बोने में 1000 लगता है और तो बेचने के समय कहते हैं कि 1000 और प्लस 500 1500 रुपया हमें मिलना चाहिए। इसी को MSP कहा जाता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस। ये कहते हैं कि पहले ही फिक्स कर दीजिए कि इतना में लेंगे, क्योंकि जब फसल बहुत उपज जाते हैं तो बहुत सस्ते लेने लगते हैं। इसीलिए ये किसान मांग कर रहे हैं कि पहले से ही फिक्स कर दो। ये किसान कहते हैं कि हमेशा के लिए इस नियम को लगाइए, जबकि सरकार MSP पर अनाज खरीदते भी है, लेकिन जब यही अनाज बहुत हो जाता है तो मार्केट तितर बितर हो जाता है। इसीलिए किसान कहते हैं कि हमें गारंटी दो। इसकी कोई ठोस कागजात अब तक नहीं बनी, लेकिन अब इलेक्शन के समय नजदीक आ गया है तो राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस पावर में आएगा तो इसे हम गारंटी दे देंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।